कि जब ये शुरू होता है ना, अच्छा एक बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे, जो कोरोना का फीवर है ना वो बहुत हाई नहीं होता। कोरोना में बहुत ज्यादा हाई फीवर नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन। कौन आ गया? नाम क्या था? क्योंकि कोरोना जो कोविड इन्फेक्शन है वो ज्यादातर आपके लंग्स पे जाके इफेक्ट करता है, तो लंग्स पर जब इफेक्ट करता है तो होता क्या है, निमोनिया। ठीक है, तो जब तक कि निमोनिया या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ गई, बहुत हाई फीवर कोरोना में नहीं आएगा। 9900 9900 पर एक मेरी बात बहुत ध्यान देने वाली है, ये जो 9900 भी है ना, ये फीवर आपको इतनी बुरी तरीके से तोड़ता है, इतना जबरदस्त टायर्डनेस बॉडी एक होती है कि ऐसे लगता है जैसे बुखार 100 नहीं, 102 103 104 है। देखिए मैं खुद बीमार होने से पहले भी मरीजों को ट्रीट कर रही थी, बट हाँ, आज एक बात तो है पक्की बोलने वाली कि जब तक आप उस चीज को फेस नहीं करते ना, तब तक आप उस पेन को रियलाइज नहीं कर सकते। बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। मैंने बोला आज मेरे 28 डेज हो गए, बट स्टिल बाय द इवनिंग शाम तक मैं खुद को पूरी तरह ड्रेंच्ड फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल जान नहीं है, बोलने का भी मन नहीं करता, इतनी नहीं रह जाती। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। अब क्या है कि जब आपका फीवर स्टार्ट हो गया या आपके गले में हल्का हल्का दर्द, सोरनेस, हल्की खांसी या जुकाम, पानी पानी नाक से आ रहा है या कुछ भी है, तो अगर ये सब सिम्टम आए हैं, मैं चाहूंगी कि अपना आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन जरूर करा लें। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये स्पेसिफिक तो बहुत है, लेकिन सेंसिटिव उतना अच्छा नहीं है। स्पेसिफिसिटी से मेरा मतलब है कि ये तो बताएगा कि हाँ कोरोना कोविड हुआ है, लेकिन इसकी सेंसिटिवनेस अच्छी नहीं है। ये हर व्यक्ति जिसको कोरोना है उसको पकड़ नहीं सकता, इसमें फॉल्स नेगेटिव बहुत आते हैं। फॉल्स नेगेटिव से मेरा मतलब है झूठे नेगेटिव। मरीज को कोरोना है लेकिन आपका रैपिड एंटीजन उसको नेगेटिव दिखा देगा, है ना। तो इस पर हम बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, विश्वास से नहीं चल सकते कि अगर आपका रैपिड एंटीजन नेगेटिव आया है तो आपको कोरोना नहीं है, ये नहीं है। हाँ, दूसरा, देखिए हर किसी की पॉकेट नहीं अलाउ करती इतने सारे टेस्ट कराने के लिए, तो टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, अगर आपकी फैमिली में किसी को कोरोना पॉजिटिव है, एक या दो व्यक्तियों को, उसके बाद आपको बुखार आ गया या सीवियर बॉडी एक्स है या डायरिया है, मतलब पेट खराब है या गले में दर्द है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोविड है। टेस्ट में आए ना आए, यू आर कोविड पॉजिटिव। जस्ट इस चीज को मान लो कि आपको कोविड है ना। तो उसके लिए भले ही अगर आप टेस्ट नहीं भी कराते हैं और टेस्ट कराते हैं और वो टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाता है, तो आई डोंट टू सी द टेस्ट, मुझे टेस्ट देखना ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज आपकी हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो कोविड तो है, और उस पे अपनी तवज्जो कोविड के ट्रीटमेंट पे देनी शुरू करें उस टाइम पर। ठीक है, तो अब होता है कोविड तो पॉजिटिव आ, घर के बाकी लोगों को भी पॉजिटिव आ गया, है ना। हमको ध्यान किन लोगों पे ज्यादा देना है? देखिए जो छोटे बच्चे हैं ना, उनमें तो बहुत इम्यूनिटी है, उनका तो कोविड आके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उनको जरा सी एक दिन की खांसी हुआ, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चों का, हम लोगों को भी ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर मैं एक बात बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटी से मेरा मतलब है जो हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, हार्ट की बीमारी है, जिनको एंटी डायबिटिक ड्रग्स ऑलरेडी चलते हैं, है ना, इन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनका जो कोविड है ना, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कोविड दे आर मोर प्रोन टू गेट, यानी कि हम लोगों से, हम हेल्दी लोगों से के कंपैरिजन में इनको जल्दी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको हो जाएगा ना, तो इनको कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा आएंगी। क्यों इनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगी? एक सवाल उठता है, क्यों इनको ही क्यों कॉम्प्लिकेशन आएंगी, हमको क्यों नहीं? हमको भी आ सकती हैं, लेकिन इनको जरूर
कॉम्प्लिकेशन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 90% ऐसे लोगों में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगी क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है। इनके जिनके शुगर लेवल्स हाई हैं या जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी, तो जब इम्यूनिटी ऑलरेडी गिरी है, ऊपर से वायरस आके अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी तो और ज्यादा खराब होएगी और बीमारी की जो इंटेंसिटी है वो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी ऐसे लोगों पे। तो इस तरीके के लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कि इनको कोविड से पहली बात है बचना बहुत जरूरी है। सब पर अपना अब कर इस टाइम पे जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर का हाल है, बड़ा मुश्किल लगता है कि शायद ही कोई बच पाए। भगवान से जो लोग जिनको ना हो बहुत अच्छी बात है, और ना ही हो तो इन लोगों को थोड़ा अपना पहले से प्रिवेंशन करनी जरूरी है। लेकिन अगर हो जाए तो मेरी एक बात मान के चलिए, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका पूरा इलाज है, हो रहा है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि 80% कोविड जो है वो माइल्ड है। 80% कोविड खांसी जुकाम या माइल्ड या बॉडी एक्स या कुछ भी है, माइल्ड है, और लोग घर में ही ट्रीट करते हैं और रहे हैं। ज्यादा डर जो है हमें वो कोमॉर्बिडिटीज जिनके साथ है उनके लिए ज्यादा डर है, या फिर 5% व्यक्ति ऐसा है, 5% क्या कर है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उनको एकदम हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या उनको वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये ध्यान दें, आज की मेरी बातों पे उठ जाओ यहाँ से। सीमा आंटी को भी तुमको अच्छा नहीं लगा, हम लोग बोल रहे भी आवाज रखेंगे और उसको अपनी हमारी भी फोटो आ रही होगी नैना, में रखेंगे, भूलेंगे और सतर्क रहेंगे, तो आई एम वेरी श्योर आप उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी उस सिचुएशन तक पहुंचे। सिचुएशन बहुत पेनफुल है, ये पैंडेमिक जिसको जब तक नहीं होता तब तक एहसास नहीं है। इट इज पेनफुल इन दुआवी तरीके से, और हेल्थ वाइज, यू नो, इन ऑल द वे। कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी इसको पकड़ लें उतना अच्छा है। आपके परिवार को आइसोलेशन में रहना है, दवाई, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, इन सबको, हर किसी को अपनी दवाइयां जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स की हैं वो कम से कम एक आपके पास बिल्कुल रहनी ही चाहिए, उसमें कोई आपका वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हो गया डे 2 और डे 3। डे 2 और डे 3 पे आपको हल्का फीवर आ सकता है, खांसी जुकाम रह सकता है, या आपको डायरिया हो सकता है। आपने करना क्या है डे 2 और डे 3 पे? सबसे पहली बात है, डे 2 और डे 3 पे आपने अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जरूर कराने हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर से मेरा मतलब है, देखिए, मिनिमल, मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल टॉप के महंगे टेस्ट कराओ, कोई जरूरत नहीं है। अपना कंप्लीट ब्लड काउंट कराओ, ईएसआर कराओ, सीआरपी कराओ, बस ये 3 चीजें अगर आप कराएंगे तो आपको घर बैठे पता चल जाएगा। इवन if आप अपनी आरटीपीसीआर नहीं कराते हो, आपको घर बैठे पता चल जाएगा आपको कोरोना है या नहीं है। कोरोना है तो कितनी इंटेंसिटी का है, क्या आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है, क्या आपको निमोनिया होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये चीजें 2 या 3 दिन में अपना ये टेस्ट एक बार जरूर करवा लें, ठीक। सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, सीआरपी कराएंगे, ठीक है। आपका अगर ईएसआर आपका काफी रेज्ड है, आपका सीआरपी काफी रेज्ड है, तो हमको ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में कितनी इन्फ्लेमेशन चल रही है, कितना आपके शरीर में सूजन, जैसे कहो कि अंदर कितना योर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट, कितना झगड़ा चल रहा है आपकी बॉडी और आपकी इम्यून सिस्टम में। आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन पता चल जाएगा आपको अगर आप सीआरपी, सीबीसी, ईएसआर करा लेंगे, ठीक है। तो ये कराना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बहुत जरूरी चीज क्या है कि आप
पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहें, ठीक है, और टेम्परेचर भी जरूर चेक करें, ठीक है। एक होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट, 6 मिनट चलें और 6 मिनट चलने के बाद अपनी ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर चेक करें। आपको पता चलेगा कि 6 मिनट चलने के बाद आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है क्या। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, अगर 6 मिनट चलने में आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, यानी कि सांस फूल रही है, या 6 मिनट चलने में आपको खांसी हो गई है, या 6 मिनट चल के आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, है ना, आपको बोलने में भी दिक्कत हो रही है, खांसी बहुत जबरदस्त आ रही है, आप ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं चल पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस भी आप में थोड़े से ज्यादा हैं। तो इस चीज को हल्के में नहीं लेना। पल्स ऑक्सीमीटर, 6 मिनट वॉक टेस्ट और 6 चीजें चेक करनी है। 6 चीजें क्या चेक करनी है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, खांसी बढ़ी क्या, चलने ब्रेथलेसनेस हुई यानी कि सांस फूली आपकी, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, आप चले, आपको बोलने में कोई दिक्कत आ रही है, या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरा है। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना गिरेगा, इस चीज को नहीं, कितना नॉर्मल है कितना नहीं नॉर्मल है। नॉर्मली आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन इस टाइम पर या कभी भी 95 और 95 से ऊपर रहना ही चाहिए। जहां आपकी ऑक्सीजन 95 से नीचे जानी शुरू हो जाती है, वहां माने कि आप गिर रहे हैं, आपकी बॉडी डिटीरियोरेट कर रही है। आप थोड़ा सा वेट कर लो 94 तक या 93 तक, बट अगर उस टाइम तक आप देखते हैं कि आपकी सांस फूलना ज्यादा शुरू हो गई है, सांस आपकी ज्यादा फूल रही है या टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, देन नो रिस्क, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आप फटाफट हॉस्पिटल जाएं। यू नीड एन एडमिशन। आपको उसी टाइम पे ब्लड थिनर्स भी लगाने पड़ेंगे, आपको ऑक्सीजन भी देनी पड़ेगी, आपको स्टेरॉइड्स भी देने पड़ेंगे, है ना। तो देर नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइम पे देर नहीं करनी है। हो सकता है कि थोड़ा ओवर ट्रीटमेंट हो जाए, बट डोंट वरी, ट्रीटमेंट मत करो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन थोड़ी सी गिरनी शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ड्रास्टिकली आपकी ऑक्सीजन नीचे जाएगी। 70 60 कहाँ, मतलब 80 से 60 कैसे हिट कर जाती है, इमीडिएटली पेशेंट को फिर वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, और वेंटिलेटर पे डालने के बाद देखिए फिर दैट कैन टर्न आउट टू बी एनीथिंग, है ना, फिर कोई भी परेशानी उसमें हो ही सकती है। तो हमको उस सिचुएशन तक जाना ही नहीं है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। अब सेकेंड और थर्ड डे की मैंने आपको ये बताई। थर्ड डे ऐसा होता है कि तीसरे दिन निमोनिया, स्पेशली जिनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, निमोनिया होना शुरू होता है। अब हमारे देश में क्या है, या हम सब में क्या है, अभी तो 3 दिन है, सिर्फ हल्का सा खांसी जुकाम बुखार जो था हो जाएगा ठीक, थोड़ा वक्त देते हैं। नहीं, मैं इस चीज को बार बार हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं, यहाँ पे वक्त नहीं दे सकते। निमोनिया ऐसे ऐसे बढ़ेगा, आपका ऑक्सीजन एकदम नीचे जाएगी, फिर कहीं मतलब फिर कुछ ना कुछ परेशानी आपकी साथ साथ आ जाएगी। तो थर्ड डे पर आप इंफ्लेमेटरी मार्कर्स भी टेस्ट कराएंगे। थर्ड डे पर आपका निमोनिया होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक जब कुछ नहीं, चेस्ट एक्सरे करा लो, है ना। मैं नहीं कहती कि सबसे पहले सीटी स्कैन पे जाओ या कुछ भी है, चेस्ट एक्सरे करा लो। चेस्ट एक्सरे से आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि आपके लंग में ओपेसिटीज आ रही है, कंसोलिडेशन आ रही है, मतलब क्या निमोनिया बढ़ रहा है। दोनों लंग्स में आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। आप अगर चेस्ट एक्सरे भी नहीं कराते, पल्स ऑक्सीमीटर पकड़ लो बस। जो मैंने आपको बोला 6 मिनट वॉक टेस्ट, ऑक्सीजन चेक कर लो। ऑक्सीजन अगर ड्रास्टिकली नीचे जा रही है, 95 से नीचे जा रही है, तो फिर ये आपका रेड फ्लैग साइन है, फिर इसको इग्नोर नहीं करो, बिल्कुल भी फिर इग्नोर नहीं करो, है ना। तो तब तो फिर आपको एचआरसीटी टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5वें दिन के बाद निमोनिया बिगड़ना शुरू हो जाता है, और लोगों को कई बार नींद से तब जगते हैं जब 5 दिन बढ़ गए, ऑक्सीजन 92 93 पर आ गई, सांस लिया नहीं जा रहा, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, टेम्परेचर हट नहीं रहा, फिर क्या करें। फिर आपने बीमारी जोड़ ली, भगवान करे
लगेगा आप बच बच गए या हो जाएगा ठीक सब कुछ, पर कहीं ना कहीं क्यों क्यों हमको ऐसा करना है कि कोई ना कोई, अगर आपका लंग में फाइब्रोसिस शुरू हो गया, क्या करोगे? वो तो इरिवर्सिबल है, वापस ठीक नहीं होगा। होगा तो कुछ हद तक होगा। फाइब्रोसिस क्या होता है? लंग्स का सिकुड़ना। सिकुड़, जैसे कोई चोट लगती है उसमें स्कारिंग हो जाती है ना? तो इस तरीके से जब लंग्स को चोट पड़ी, जब इंजरी हुई, तब आपने ध्यान ही नहीं दिया, है ना? सपोजिंग आपका घुटना छिला है, खून बहे जा रहा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो लंग बोल रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं ठीक नहीं हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होगा? स्कारिंग हो जाएगी। स्कारिंग का क्या मतलब है? सिकुड़ गया वो लंग का हिस्सा। सिकुड़, लंग क्या काम करता है? आपकी ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है, आप हाइपोक्सिया में चले गए, ऑक्सीजन कम। और ये अगर आपका स्कारिंग हो जाती है तो मेरी बात मानिए, ठीक है एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स आजकल हैं जो काफी हद तक ठीक कर भी देते हैं, लेकिन अगर कुछ अंश बचा रह जाएगा तो हमेशा लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी बन जाएगी। तो हमको क्यों आना है उस सिचुएशन तक दोस्तों? हमको नहीं आना उस सिचुएशन तक। we need not get into, हमको उस हद तक नहीं जाने देना अपनी बीमारी को। we have to be, we have to be smart, we have to keep ourselves बहुत सतर्क रख के चलना है, ठीक है? तो अब हो गया ये 4 5 6 दिन, तो आपने इन 4 5 6 दिनों में क्या क्या किया? सीटी चेस्ट भी हो गया आपका, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी हो गए। अगर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ठीक आ रहे हैं, सीटी चेस्ट ठीक आ रहा है, then you need not worry about anything, है ना? फिर किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सीटी चेस्ट, देखिए सीटी चेस्ट की भी ना स्कोरिंग होती है, चेस्ट सीटी चेस्ट स्कोर है। अगर आपका चेस्ट स्कोर 1 to 10 है ना, 10 या 9 तक कह लो, 10, तो वो आपका फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है। 10 और 10 से ऊपर 14 तक जब आप चले जाते हो तो आप मॉडरेट में आ गए। 14 से ऊपर जब आप चले गए तो वो सिवियर हो गया, और 25 का स्कोर है, इट इज आउट ऑफ 25। तो ये आउट ऑफ 25 कैसे होता है, मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। आपके 2 लंग्स हैं, राइट लंग के 3 लोब्स हैं, लेफ्ट लंग के 2 लोब हैं। हर लोब मतलब 5 लोब हो गए, हर लोब में 5 पॉइंट डाल दो, 5 10 15 20 25 पॉइंट। अब कितना कितना एक लोब आपका इफेक्ट हुआ है, उसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे करके पांचों लोब्स की आ जाती है। उससे आप कैलकुलेट करते हो कि आपका सीटी स्कोर क्या है। सीटी क्या बताएगा? सीटी ये दिखाएगा कि कितनी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आ रही हैं, कितनी कंसोलिडेशन है, यानी कि निमोनिया कितना बढ़ गया है। अगर सीटी में निमोनिया आ गया है, सपोजिंग आपका 6 या 8 तक का स्कोर है और आपको इतनी ब्रेथलेस नहीं है, आपकी ऑक्सीजन ठीक चल रही है, तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, घर पे रहकर भी स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं। स्टेरॉइड देके भी हम उससे ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना? तो पर अगर आपकी ऑक्सीजन नहीं ठीक आ रही है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब आगे बात आपकी, ये सब चीज आपकी ठीक ठाक निकल गई, आपका सीटी चेस्ट भी ठीक हो गया। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कुछ दवाइयां, जैसे आपका कोविड का पता चल जाता है या फैमिली में किसी को कोविड है, देखिए अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसको कि हाँ ये कोविड के लिए ही बनी है, इसको दे दोगे तो आपको कोविड होगा नहीं, है इसको दे दोगे तो आप कोविड से ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल्स में रोज रिसर्चेस हर जगह हो रही हैं, तो कुछ चीजें हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डॉक्सी और आइवरमेक्ट का कोर्स तो जरूर दे देते हैं, है ना? और साथ में विटामिन सी देते हैं और जिंक युक्त विटामिन देते हैं। जिंक लेना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। क्यों जिंक लेना जरूरी है? क्योंकि जिंक इम्यूनो बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देता है। पर ये दोस्तों मान के चलिए, अगर आपकी इम्यूनिटी पहले बहुत खराब है और आज आप जिंक लेना शुरू कर देते हैं तो कोई जादू नहीं होने वाला आपके शरीर में। मान लो सपोजिंग सारा साल तो पढ़ाई नहीं करी, कल एग्जाम है, आज पढ़ाई करोगे तो कोई टॉप नहीं कर सकते हो, तो मान के चलो पहले का होमवर्क बॉडी के अंदर हुआ रहना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी पहले अच्छी नहीं है, आज जिंक देने से कोई जादू नहीं होगा, पर ठीक है, नहीं है तो नहीं है, आज तो शुरू करो। विटामिन डी भी हम दे रहे हैं, विटामिन सी हम दे रहे हैं, विटामिन ई भी हम दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें देनी बहुत, और जिंक युक्त विटामिन दे रहे हैं, जिंक हम दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सब देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ, अब
डायबिटिक हैं या कुछ भी हैं, यानी कि कोमॉर्बिडिटीज आपके साथ हैं, तो ब्लड थिनर्स का भी बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि देखिए कोविड है क्या, कोविड में क्लॉटिंग भी बहुत होती है। तो क्लॉटिंग हो गई यानी कि खून के थक्के बन जाते हैं। तो खून के थक्के अगर बन जाते हैं तो वो तो फिर कोई भी परेशानी आपके साथ साथ जोड़ देते हैं। तो मिनिमल ब्लड थिनर्स यानी कि बहुत हल्के से हो गए, जैसे कि इकोस्प्रिन है या स्टैटिन्स भी हम साथ साथ दे रहे हैं। जिन लोगों को लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है उन लोगों को भी इस टाइम पे स्टैटिन्स ले लेनी चाहिए। इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम का यानी कि मिनिमम डोज ऑफ ब्लड थिनर है, ये भी हम जरूर देते हैं। अच्छा, अब एक बात है कहने वाली कि जो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना है यानी कि जो खून के थक्के बनते हैं, ये वाला जो फिनोमिना है, ये कम से कम आपका कोविड ठीक हो जाने के 40 दिन तक भी रह सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इकोस्प्रिन या जो भी ब्लड थिनर्स हम पेशेंट को दे रहे हैं, वी गिव इट फॉर एटलीस्ट 40 डेज, 40 दिन तक भी आस्क द पेशेंट कि इसको कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात है कि ठीक है, आपको कोविड हो गया, 14 दिन की छुट्टी भी मिल गई, स्पेशल लीव मिल गई, सब कुछ हो गया, रेस्ट भी आपको करना है, बहुत जरूरी है। देखिए रेस्ट करिए, बहुत जरूरी है, लेकिन एक मेरी बात को जरूर मानिए कि बिल्कुल बेड पर नहीं पड़े रहिए, थोड़ी सी मूवमेंट जरूर करें, थोड़ा सा चलें फिरें, चाहे घर में ही चलें। क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे, आप सिर्फ बेड रिडन हो जाएंगे, या जिन लोगों को कोई बड़े सर्जरीज भी हो रखी हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो टांगों की जो वेन्स है ना, उनके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, खून जमा हो जाता है। आप बिल्कुल नहीं चले फिरेंगे या कुछ है, तो वो कभी भी डिसलॉज हो सकता है, वो डिसलॉज हो जाएगा। अगर आपके लंग्स में आ गया तो आपकी लंग्स की आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, उसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। अगर हार्ट में चला गया तो हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, वो क्या हो गया, आपका एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया। अगर आपके ब्रेन में वो चला गया, वो खून का थक्का चल के, तो क्या हुआ, स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक का मतलब पैरालिटिक अटैक यानी कि लकवा मार गया, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि क्लॉटिंग हमको नहीं होने देनी है, शुरू से ही ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत अगर आप चलते रहेंगे तो क्लॉटिंग नहीं होंगी। और कोविड के टाइम पर अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं, इवन नहीं है, तब भी आप ब्लड थिनर जरूर लेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसको 1 मंथ या 40 डेज तक कंटिन्यू करते रहें। जिनको ज्यादा दिक्कत हो जाती है फिर उनको हम इंजेक्टेबल ब्लड थिनर्स देते हैं। जो घर में लोग ठीक हो रहे हैं वो सिर्फ एक इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम भी ले लेंगे और 40 दिन तक, अगले 40 दिन तक देते रहेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक चीज है, एक टैबलेट आती है म्यूसिनैक या एन एसिटिलसिस्टीन में बोलती हूँ, नाम नहीं बता बोल रही किसी का। तो उसमें क्या हुआ है, वो टैबलेट को अगर आप पानी में डाल दें, इतनी मोटी सी गोली होती है, पानी में डाल दें, जो लोग एस्थमेटिक हैं या सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं जिनको सांस की दिक्कत है, उनको इसके बारे में मालूम होगा। इतनी मोटी गोली सफेद रंग की, उसको पानी में डाल दें, उसके बुलबुले उड़ेंगे, पूरी तरह 2 मिनट में वो घुल आपको फीवर नहीं आता है तो दैट्स अ वेरी वेरी साइन। क्यों गुड साइन है कि आप कहीं ना कहीं पहले से बेटर हो रहे हैं, है ना। तो 3 दिन अगर आपको फीवर नहीं आता और उसके बाद 9 दिन तक आपका जो 9th डे है वो बहुत महत्वपूर्ण। क्यों 9th डे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 दिन तक जो वायरस वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेशन का मतलब है 9 दिन तक वायरस डिवाइड कर रहा है। तो जब तक वायरस डिवाइड कर रहा है 9 दिन तक, तब तक आप इन्फेक्टिव फेज में हो, यू नीड आइसोलेटेड, यू नीड टू बी क्वारंटाइन। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 9 दिन है जब आपकी बॉडी में इन्फेक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जब आप अपने साथ वालों को
इन्फेक्शन दे सकते हैं जब तक कि आपको आइसोलेटेड अपने आप को अलग रखना है सोसाइटी से, घर वालों से, सबसे। पर 9 दिन के ऊपर हम एक हफ्ता और ले लेते हैं ताकि इट कम्स आउट टू बी 14 टू 17 डेज। उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है आइसोलेशन की। बट मोर और लेस आफ्टर द 9th डे इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है। पर जिनको दिक्कत बढ़ती है, जिन्होंने पहले नहीं ध्यान दिया, तो 8-9 दिन के बाद वो एक जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन में भी चले जाते हैं। अब बात आती है कि चलिए जी 9 दिन हो गए, आपकी इन्फेक्टिविटी कम हो गई, बट एटलीस्ट फॉर टेक इट फॉर अनदर 1 वीक और 5 डेज। इसको 14 से 16 दिन का आइसोलेशन तो कर ही लीजिए, सो दैट यू आर गुड इनफ टू गो टू द सोसाइटी। यू आर नॉट ना फैलाओ ना बीमारी को। ठीक है, तो ये आपका एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे वो बीमारी को ना बढ़ाएं। इसलिए आप 14 डेज जरूर आइसोलेटेड या क्वारंटाइन रहें। अब ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जिनको 7-8 दिन के बाद बुखार बहुत तेज हो रहा है। तो अब आप इस चीज को ध्यान में रखिए, अगर उस टाइम पे बुखार बहुत तेज हो रहा है, या जिनको 2-3 दिन बाद बुखार, 2-3 दिन बुखार हुआ, फिर वो हट गया, 1-2 दिन के बाद दोबारा बुखार आ गया, या दोबारा डायरिया शुरू हो गया, तो उन लोगों को बहुत ध्यान देना है कि ये मत 14 दिन तक मैंने अपनी ऑक्सीजन चेक कर लिया, अब ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करते रहिए। मैं अभी भी अपनी ऑक्सीजन चेक करती हूँ। आई मेक इट श्योर कि ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल है, बिकॉज ये कभी भी, अभी कुछ दिन तो और एटलीस्ट ये अब कभी भी ये अपना वापस रिलैक्स कर सकता है। तो एक अच्छा रेस्ट, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन में क्या लेना बेटर है कि इफ यू टेक समथिंग foods which are rich in protein. I will not ask you that go only for animal protein. No, that is not needed. आप प्लांट प्रोटीन खाइए, आप हरी सब्जियां खाइए, आप सोयाबीन लीजिए, आप पनीर लीजिए, इन सब में जिंक भी है, आपका इम्यूनो बूस्टर भी है। आप फ्रूट्स जरूर लीजिए, एटलीस्ट टेक 2 meals ऑफ फ्रूट्स। एप्पल जरूर लीजिए, संतरा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट इज द रिचेस्ट सोर्स, क्वाइट अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला किसी भी रूप में ले सकते हैं, तो आप आंवला ले, बहुत अच्छा है आपके लिए आंवला लेना। तो ये सब चीजें लें। अच्छा, अब एक बात आ जाती है कि आपकी सूंघने की शक्ति और टेस्ट की शक्ति चली जाती है। तो मैं एक बात आपको बताऊं, शायद आपको ना पता हो, कि अगर आपको स्मेल और टेस्ट जा रही है तो आपको खुश होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी। अगर आपकी स्मेल और टेस्ट जा रही है, इसका मतलब है कि आपको माइल्ड इन्फेक्शन है और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारा पहला पहला क्राइटेरिया क्या है? डे 1 पर ये बात गांठ बांध लो, इस चीज को ध्यान रख लो कि बीमारी को गले से नीचे नहीं जाने देना। गले से नीचे नहीं जाने देना, तो आप क्या करोगे? आप गार्गल्स करोगे, बार बार गर्म पानी और नमक पानी के गार्गल्स करें। मैंने दिन में कम से कम 5 से 7 बार गार्गल्स करें। गार्गल्स करें, स्टीम लें, स्टीम इनहेल करें, है ना। स्टीम में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पानी की स्टीम लेते रहें। गर्म पानी पिए। गर्म पानी तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं कोविड से पहले भी पीती थी, मैं आज भी पीती हूँ। गर्म पानी लें, जितना आप गर्म चीजें लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चीजें मत, डोंट कोल्ड थिंग्स, जो ये सोडास या कोक्स या कोल्ड ड्रिंक्स या एनीथिंग, ट्राई अवॉइडिंग देम। घर का अच्छा बना हुआ गरम खाना, नॉर्मल आपको जो दिल करता है आप खा सकते हैं, बट प्रेफरेबली जो घर का खाना है आप उसको खाएं, और गरम खाएं, गरम पिए, गरम खाएं। खुद को जितना गरम चीजों का सेवन करेंगे, आप उतनी जल्दी इस इन्फेक्शन से निकल जाएंगे बाहर, है ना। तो अब हो गए आपके 9 डेज, 9 डेज का काम खत्म। 14 डेज तक हमने वेट कर ली, आप हो गए ठीक। नाउ ज्वाइन योर ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटी ज्वाइन करें, क्योंकि हमें ऑफिस में आना है, तो दोबारा आरटीपीसीआर करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्टिंग गेम है। क्या ट्विस्टिंग गेम है कि आपने 14वें दिन करा लिया अपना आरटीपीसीआर, आपका आरटीपीसीआर अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, अब क्या करें? तो आरटीपीसीआर या कोई भी टेस्ट
जरूरी नहीं है कि 14 दिन पे आपका नेगेटिव आए। आने को तो 10वें दिन भी नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो 3 वीक्स भी नहीं आ सकता। हो सकता है 3 वीक्स, इवन 4th वीक तक ये पॉजिटिव रह सकता है। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9 दिन के बाद आप नॉन इन्फेक्टिव हो चुके हो। हमने तो ऊपर एक हफ्ता और दे दिया आपको, 14 to 16 डेज कर दिए। अब आप इन्फेक्शन नहीं फैलाओगे। हाँ, आपकी बॉडी के अंदर मरा हुआ वायरस या कुछ कुछ अंश वायरस के पड़े हुए हैं, जिसके चलते टेस्ट अभी भी आपका पॉजिटिव आ सकता है, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आ गया 14 डेज तो हो गए डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया या हो गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ना। कोविड एक ऐसी चीज है, पूरा इन्फ्लेमेशन है, योर बॉडी इज बर्निंग विद इन्फ्लेमेशन। भाई आप ठीक भी हो गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आपको सिवियर टायर्डनेस है, फटीग है, हेडेक है, चक्कर आ रहा है, या जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हुई है उनको बार बार डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रही है। इसमें घबराना नहीं है, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज या कुछ, ये ना एक इन्फ्लेमेटरी सर्किट है, उस सर्किट को तोड़ना जरूरी है। उस सर्किट को तोड़ने के लिए कई बार हमको मिनिमल डोज ऑफ स्टेरॉइड्स भी देने पड़ सकते हैं। तो स्टेरॉइड देने पड़ सकते हैं तो हम देंगे, कोई बात नहीं है ना। तो वो स्टेरॉइड्स भी देने पड़ेंगे। निमोनिया भी धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, तो स्टेरॉइड चल रहे हैं, ब्लड थिनर चल रहे हैं। डी डाइमर हम जरूर कराएंगे आपका, ये देखने के लिए कि कितनी कोएगुलेशन, कहीं कोई क्लॉट तो नहीं बना हुआ लंग में, है ना। अगर डी डाइमर ठीक आता है तो वेरी गुड, नहीं ठीक आता तो हमें रिपीट भी दोबारा करके देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से, अच्छा क्या है, क्योंकि ये मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो आपके हार्ट के मसल को भी इन्वॉल्व कर सकता है। हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, तो आपको मायोकार्डाइटिस हो सकता है। कार्डियम एक हार्ट का मसल है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई। अब उससे क्या होगा, थोड़ा सा भी चलेंगे, किसी भी तरीके की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो आप ब्रेथलेसनेस होने लगेंगे, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 14 दिन के बाद भी अपना कहीं ना कहीं ख्याल रखें। तो ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपना हाथ का भी ध्यान रखें। हो सकता है कि आपको ईसीजी और इको भी कराना पड़ जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपको कराना पड़ जाए। और जिनका निमोनिया बिगड़ा था, एचआरसीटी टेस्ट कराया था, वो रिपीट एक सीटी टेस्ट करा के देखेंगे कि उनकी निमोनिया की क्या हालत है। जिनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए थे उनके हम रिपीटेडली आफ्टर एवरी 2 डेज भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। आप सीबीसी कराएं, आप ईएसआर कराएं, आप सीआरपी कराएं। अगर आपका सीआरपी जैसे 26 और 26 से ऊपर है तो फिर आप सीवियर कंडीशन में हो, है ना। और ईएसआर को आप ऐसे माप सकते हैं, आपकी जितनी एज है, ईएसआर बढ़ा हुआ है 20 है 25 है, पर आप देखिए आपकी एज के मुकाबले में आ रहा है ईएसआर। सपोजिंग आप 40 इयर्स ओल्ड हो और आपका ईएसआर, यू हैव टू सी इज इट क्रॉसिंग योर एज। इफ इट इज क्रॉसिंग योर एज, अगर आपका ईएसआर आपकी एज को क्रॉस कर रहा है तो फिर ये रेड फ्लैग साइन है, सिवियर। पर आपको वेट नहीं करना 40 साल को, पहले 40 तक ईएसआर हो जाए। अगर आप देख रहे हो 10 20 30 बढ़ना शुरू हो गया है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन शरीर में चल रही है या बढ़ रही है। चल तो रही है तो सही, लेकिन वो बढ़ रही है। बढ़ रही है तो फिर क्या, स्टेरॉइड्स, ब्लड थिनर्स और एंटीवायरल ड्रग्स भी देने पड़ सकते हैं। तब ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। Now anything anyone wants to ask, मैंने in a nutshell आपको सारा कोरोना का डे 1 to डे 14 एंड अबव दैट 28 डे तक भी बता दिया कि 28 डे पे आपके एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं। कोविड आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, अगर बन गए हैं तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। You are an eligible candidate to donate your plasma. You are a boon to the society. You can help the society and you should help the society. Any questions please? क्वेश्चन, यस मैडम, मेरा आज मतलब कोरोना हुआ था मेरे को, आज 70 डे है और 2 दिन से मुझे हार्ट बीट मतलब ज्यादा सी लग रही है। कौन सा डे है? मैंने करा 18वां दिन है।
अच्छा। हाँ। हाँ तो ईसीजी कराया था तो उसमें ऐसे आ रहा है 115 120 ऐसे आ रहा है। नहीं, हार्ट बीट आ रही है ना 115 120। हाँ जी। आप अपना जब पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हो तो कितनी आती है? पल उसमें 100 115 120 ऐसे आती है। हमेशा हमेशा चाहे आप रेस्ट कर रहे हो तब भी इतनी आ रही है? हमेशा नहीं, मतलब 1-2 घंटे आएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा अपना, फिर कुछ नाइट में ज़्यादा आती है, रात के समय में जब 12-1 बजते हैं तो उस जब टाइम आप पे सोए फिर बढ़ होते हो, जाती है। जब हाँ, आप जब सोए होते सोने जाते हैं, हाँ, उस टाइम पे। हो तो आपने ईसीजी कराया तो ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं? ईसीजी में बस पल्स रेट ज़्यादा आ रहा था, 116 आ रहा था। नहीं, ईसीजी में कुछ चेंजेस और तो नहीं आए हैं? नहीं, मैंने एक ही बार एक ईसीजी कराया। देखिए, अगर आपका पल्स रेट रेस्ट के टाइम पे स्पेशली सोने के टाइम पर भी ये हाई जा रहा है, फिर आपको आगे दिखाना ज़रूरी है, आपका इको भी करना ज़रूरी है। इको करके हमको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं आई है, क्योंकि रेस्टिंग टाइम पे ये मान के चलिए नहीं, अर्ली जब सो जाता मॉर्निंग हूँ या सोते वक़्त। मॉर्निंग में ठीक रहता है। मॉर्निंग मैडम ठीक रहता है, जैसे नाइट में मैं जब मतलब खाना-वाना खा के जब मैं सोने बेड पे जाता हूँ, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। मोस्टली जब मैं खाना-वाना खाता हूँ उसके बाद बड़ी-सी लगती है। जब आप खाना खाते हो सिर्फ, हाँ खाना जी। खा के जब आप चेक करते हो तब नहीं होती? हाँ, उसके बाद मतलब खाना खा के हुआ 1-2 घंटे हुए तो उसके बाद बड़ी-सी लगेगी। खाना खा के 1-2 घंटे बाद भी है। देखिए प्लीज़ आप अपना ईसीजी तो कराइए, आपको इको की भी ज़रूरत है और हो सके तो फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट से, स्पेशलिस्ट से एक बार कॉन्टैक्ट भी करना पड़ सकता है, बिकॉज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो आप खूब चल के आए हो, दौड़ के आए हो, सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, उसके बाद आपकी ऐसे आ रही है तब तो मैं उसको फिर भी सोच सकती हूँ। नहीं, बट अगर चलने आप वगैरह ऐसे में हुए तो हो। सब चीज़ चलने में और सब में तो नॉर्मल रहता है, लेकिन एकदम से मतलब कभी-कभी ऐसे मोस्टली खाना खाने के बाद वो बढ़ जाता है। फिर वो अगर तो सो के कितनी उठा देर हूँ तो में ठीक नॉर्मल होती है? रहता है। हाँ जी, कितनी देर में ठीक हो जाती है? कुछ पता नहीं होता, वो तो होने को तो 10 मिनट में भी ठीक हो जाए, नहीं तो फिर ऐसे 1 घंटे 2 घंटे तक ऐसे ही रहता है। नहीं, 1 घंटा 2 घंटे तक तो नहीं बढ़ सकती। वो तो ठीक नहीं है, फिर तो आपको दिखाना चाहिए, आपको इको भी कराना चाहिए अपना। ठीक है मैडम, दिखा और कोई दिक्कत बुखार वगैरह? नहीं, और तो कुछ नहीं। बुखार मैंने टेस्ट किया, कभी-कभी मतलब 100 तक जाता है। अभी भी? हाँ जी, आज 18वां दिन है। हाँ जी, तो भैया जब 18वां दिन है, क्या नाम है आपका? आशीष। आज जब 18वें दिन पे भी आपको बुखार जा रहा है, आपकी पल्स रेट बढ़ रही है, तो यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। किस चीज की वेट कर रहे हो भैया? फिर दिखा लो अपने आप को एक बार। ठीक है, तो किसको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाऊं? नहीं, पहले फिजिशियन को दिखाओ क्या है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक क्योंकि 18वें दिन पर भी आपको बुखार आ रहा है, आपकी पल्स रेट बढ़ रही है। ऑक्सीजन कितनी रहती है आपकी आशीष? है। ऑक्सीजन तो मेरा 98 99 रहता है। दैट्स वेरी गुड। लेकिन आप एक बार प्लीज, फिर भी मैं चाहूंगी एक बार फिजिशियन की सलाह लीजिए, हॉस्पिटल में ले लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते ना, मतलब कोई टेस्ट वेस्ट तो करवा नहीं सकते हैं। तो हम्म, ये आपको ले लेनी चाहिए अगर आपकी इस तरीके से चाहते ठीक है मैडम। हैं। कोई और? हाँ डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर कहना साहब, मैं नागेंद्र शेखर बोल रहा हूँ। अभी 16 तारीख को मेरे को डिटेक्ट हुआ था। जो सिम्टम्स आपने बताए थे पहले से लेके 9 दिन तक तो ठीक था कि ब्रीथलेसनेस और ये सारी चीजें, बट अब आपसे बात करने के बाद और डर गया हूँ। मुझे लग रहा है कि मतलब ब्लड क्लॉट ईएसआर ये सब दोबारा से कराने की जरूरत है। अदरवाइज आई एम फीलिंग गुड कि अभी मैं नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये था कि वापस कब हम अपनी रूटीन एक्सरसाइज पे या जिम वगैरह लौट सकते हैं, उसके लिए कितने दिन वेट करना पड़ेगा? तो नागेंद्र शेखर जी, आपका यूनिट से कि आपका 16th को स्टार्ट हुआ, तो इट विल बी 11th डे टुडे। आज आपका 11वां दिन हुआ। हेलो? हाँ जी, हाँ, आज आपका 11th डे हुआ नागेंद्र जी। एग्री। तो डिड यू गेट योर इन्वेस्टिगेशंस डन अर्लियर? कि आपके टेस्ट पहले हुए थे? नहीं, मैंने 16 तारीख को आरटीपीसीआर कराया था, मेरे को बुखार आ गया था।
आपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराए? आपकी आवाज कट रही है, आ नहीं रही। मैंने बोला आपने क्या अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराए थे? नहीं, कुछ भी नहीं कराया मैंने, सिर्फ RT-PCR कराया था। आपकी एज क्या है? 50 years 50। एंड डू यू हैव हाइपरटेंशन और डायबिटीज? नथिंग, नो कोमोर्बिडिटी। दैट्स वेरी गुड। आप एक बार अपना CBC, ESR और CRP करा के देखें। तो इसके लिए मुझे आपसे रेफर कराना पड़ेगा या रेफर वैसे करा- चलेगा? आप कहाँ पे हो? आप जिस भी डिस्पेंसरी को आपका आता है, आप उनसे CBC, ESR और CRP लिखवा लो। ये बेसिक मिनिमल टेस्ट है, इतना करा के एक बार दे। चलिए ठीक है। रूटीन में कब लौट सकते हैं? 14 डेज के बाद। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब मैं कैलाश सैनी, नमस्कार। डॉक्टर साहब मुझे ये नाम पूरी दे फैमिली, दो सर जी। हाँ डॉक्टर साहब मुझे पूरी फैमिली को हो गया था। 10 तारीख को मेरा पॉजिटिव आया था, तो डॉक्टर साहब की सलाह पे 26 से मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, किंतु एक थकान और इसके अंदर ना हल्का सा चेस्ट में कभी कभी पेन सा महसूस होता है, और थोड़ा सा जैसे ज्यादा चलने पे सांस सा फूलने लगता है, सांस चढ़ता नहीं ऐसे। और RT-PCR कोई कराया। बात नहीं, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट थोड़ी सी कुछ % लोगों को ब्रेथलेसनेस हो सकती है। आपको कोई और बीमारी तो नहीं है साथ में? हाइपरटेंशन और अपना हाई कोलेस्ट्रॉल है। ओके, तो आपका वो बीपी और ये ठीक चल रहा है? बीपी मॉनिटर किया है कभी? बीपी नॉर्मल चल रहा है। सिर्फ सांस फूल रहा है और चेस्ट पेन हो रही है? हाँ जी, हल्का। एक ECG कैलाश जी, एक सिर्फ बेसिक ECG करा के देखो, टू बी ऑन द सेफ साइड। हाँ, और हल्का से गले में ऐसा लगता है जैसे ना मुकस जो है ना ऊपर से गिर रहा है, उस टाइप। कोई बात नहीं, आप नमक पानी के गरारे करते हो। ये चीजें आपको अगले कुछ दिन तक फील हो सकती हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हाइपरटेंसिव हो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एक ECG करा कर देख लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई और सवाल? गुड आफ्टरनून डॉक्टर, मैं सुधीर विज बोल रहा हूँ। 24th को मेरा पॉजिटिव आया था रिपोर्ट में, तो 24 से फिर नेक्स्ट 14 डेज मेडिसिन देनी पड़ेंगी क्या? कितने दिन? 24th को मेरा हैवी फ्लू है, एक दो और मेडिसिन है, मैं बता देता हूँ अभी आपको। आपको फेविफ्लू किसने साइड करी? मैंने मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया था, तो वहाँ के डॉक्टर सजेस्ट किया है, ठीक है, ठीक प्रिस्क्राइब ठीक, किया है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये नेक्स्ट 14 डेज तक, उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन में तो नेक्स्ट 14 डेज लिखा है, तो आई हैव टू टेक दिस ऑल। फेविफ्लू कितने दिन के लिखा है? 14 डेज के लिए लिखे होंगे। 14 डेज। हाँ, तो यू हैव टू कंटिन्यू दैट टिल 14 डेज। बाकी तो मेरे ख्याल से डॉक्सी और आइवर में स्टेरॉइड्स दिए होंगे। जिंक के है, जिंक तो लेनी है, जिंक को तो अभी क्लियर करो। ठीक है। और उसके अलावा मुझे एजिथ्रो 5 दिन की बंद कर देनी है। 5 दिन के बाद। यस। ओके। और इसके अलावा विटामिन डी का भी बताया है कि वंस इन विटामिन डी आप हफ्ते में 1 लेते रहो। यस, दीज आर द मेडिसिंस ओनली। These are perfectly fine. विटामिन सी भी ले लो, उसको वो तो चूसने की गोली होती है, सुबह शाम वो चूस सकते हो, that is very good. विटामिन सी लेते रहे, विटामिन डी, जिंक जरूर लेते रहे, और एजिथ्रोमाइसिन को 5 दिन में बंद कर दो, और फेविफ्लू को आपको स्टार्ट करनी तो साथ में कुछ स्टेरॉइड भी स्टार्ट किए क्या?
कोई नहीं है मैडम, ये है क्या एवरमाइसिटिन टैबलेट है कोई, आइवरमेक्ट 3 दिन के लिए चलेगी। ओनली 3 days। Yes, ivermectin you will take for 3 days. Azithromycin you will take for 5 days. Tamiflu को जैसे उन्होंने दिया आपको उस तरीके से आप ले लीजिए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। Any more कुछ और पूछना है किसी को? हेलो। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे ही किसी को कोई सिम्टम्स मतलब लगे, कुछ भी जरा सा एहसास हो, तो सबसे पहले कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा? अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में भी किसी को है या यू कम अक्रॉस अ पॉजिटिव पर्सन, है ना, तो आप बेसिकली अपना ये एटलीस्ट डॉक्सी और आइवरमेक्ट और जिंक और विटामिन सी तो स्टार्ट कर दें अपने आप से। अगर आपकी फैमिली में किसी, हाँ इसमें कोई हर्ट नहीं है, ये प्रिवेंटिव, जितना ये क्योरिंग के लिए उतना ये प्रिवेंशन, मतलब इट इज नो, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग इट। ओके। है ना, अगर आपको खांसी और रनिंग नोज है या कुछ इस तरीके से है कि आपके ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को आइसोलेट करें, बिकॉज देन यू कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स आल्सो, है ना। जी जी। हाँ, और फिर बेसिकली डॉक्टर, और ट्राई टेकिंग अ गुड न्यूट्रिशन। और अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है आगे कुछ करने की, तो फिर सबसे पहले अपना डिस्पेंसरी से रेफर कराना पड़ेगा क्या? देखिए, डिस्पेंसरी से रेफर कराना पड़ेगा। अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं तो कोई भी डिस्पेंसरी आपको पूरी तरीके से मदद करेगी। आप जा सकते हैं हॉस्पिटल, या हम में से किसी भी बीएचएस के डॉक्टर से कभी भी बात कर सकते हैं। मेरे मरीजों के हमेशा आते रहते हैं कॉल। राधा मैं बीमार थी तब भी मैं सबके कॉल्स ले रही थी काफी हद तक, तो तब आप हम लोगों से किसी से बात कर सकते हैं। और अगर एज पर आवर गाइडेंस अगर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको हॉस्पिटल के लिए रेफर के लिए बता देंगे। लेकिन क्या उसके लिए डिस्पेंसरी फिजिकली जाना पड़ेगा अगर कोई इस पोजीशन में नहीं है, इतना आगे करने की हालत में? नहीं, आपका हो जाएगा, फिजिकली जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ फोन पे भी बात करके आपकी चीजें हो जाएंगी सब। जी ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि एक तो खुद ही इंसान बीमार है, दूसरा फिर इतनी भागदौड़, किसी के घर में भी कोई नहीं है जाने आने के लिए, तो डोंट वरी, ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। हम सारे, मैं और मेरे साथ मेरे जितने भी कलीग्स हैं, एवरीबॉडी इज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब जी, जैसे एज ए नॉर्मल पर्सन, जैसे हमें अभी कुछ नहीं है, तो हमें स्टीम कितने टाइम तक लेनी चाहिए अगर वैसे एज ए प्रिकॉशन? स्टीम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम स्टीम ले लो, गार्गल्स कर लो 1-2 बार, उतना बहुत है। अच्छा, इतना नॉर्मल है? हाँ डॉक्टर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी मुझे 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि स्मेल और टेस्ट मुझे नहीं आ रहा है, ना मुझे कोल्ड है ना मुझे कफ है, कुछ ऐसा नहीं है, बट कल से थोड़ा सा लग रहा है, जैसे जब से पता चला है, शायद वो मेंटल वो है, डर है, क्या है कि स्मेल और टेस्ट तो नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मैंने डीओ भी डाला तो मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही है लास्ट 2 डेज। पता चला आपको स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा? मैं एक्चुअली मैं घर गई थी और मेरे कजन से बात हुई, तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने अपने ऊपर टेस्ट किया तो टेस्ट भी देखा, तो मुझे खाने में मतलब जैसे कम स्वाद आ रहा था, मैंने नॉर्मल लिया, बट मुझे स्मेल नहीं आ रही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे खांसी है ना जुकाम है, बस कल से थोड़ा सांस लेने में भारीपन सा है। एंजाइटी में ज्यादा हो। और जब घर गए थे तो घर में किसी को था क्या? नहीं, किसी को नहीं था। कजन को था? बट अब कजन को नहीं था, बट उनको अभी आने के बाद मींस मुझे 1 वीक हो गया है आए हुए,
तो उनको अब फीवर आया है, लास्ट 2 डेज पहले आया है, फीवर आया, और वो बोल रहे हैं मेरा स्मेल की सेंस नहीं आ रही है और टेस्ट नहीं आया। तो मैंने अपने ऊपर भी चेक किया। किससे चेक किया? परफ्यूम लगाया था? जी मुझे परफ्यूम की स्मेल नहीं आ रही है और बाकी मुझे फीवर वगैरह नहीं है। अच्छी बात है, कोरोना तो हो गया और लेकिन वो माइल्ड है और शायद निकल भी गया या निकल जाएगा। ओके, तो मुझे और क्या प्रिकॉशन, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, 7 इयर्स का है मेरा बेटा और तो बच्चे को थोड़ा सा अपने से दूर रखो, अपनी डाइट को अच्छा रखो, अपनी ऑक्सीजन चेक करो। ओके ओके। जस्ट चेक ऑक्सीजन और टेम्परेचर, जो मैंने आपको बोला 6 मिनट वॉक टेस्ट, 6 मिनट चलने के बाद ये सारी चीजें टेस्ट कर लो। कहीं 6 मिनट चलने के बाद खांसी तो नहीं ज्यादा आती, सांस फूलने में दिक्कत तो नहीं आती, या टेम्परेचर बढ़ता तो नहीं, या ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरती तो नहीं है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो फिर रेस्ट करो, अपना कुछ नहीं करने की जरूरत है, बच्चों को अपने से दूर करो। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ और देखोगे? गार्गल वगैरह करते रहें, गार्गल और स्टीम करते रहो, स्टीम लेते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ब्रीदिंग में मुझे लग रहा है थोड़ा कि जैसे जुकाम नहीं है बट अंदर अंदर सा लग रहा है कि हाँ कोल्ड है आपकी। मैंने ऑक्सीजन अभी नहीं देखा, नहीं चेक किया, ऑक्सीमीटर नहीं है मेरे। देखो आप, ओके ले लो, इतना महंगा है, ले लो। नहीं मैं ले लूंगी, आपने ऑर्डर किया है। हाँ, जब मुझे मैंने आज ही ऑर्डर किया। मीटिंग में दिक्कत आ रही है तो ऑक्सीजन तो जरूर चेक करें। अच्छा ठीक है। और कोई इसकी प्रॉपर मेडिसिन वगैरह मुझे लेनी चाहिए या नहीं? आप जिंक ले लो, बिकोसुल जेड ले लो, जिंकोविट ले लो, कुछ भी ले लो, विटामिन सी की गोली ले लो, और कुछ जरूरत नहीं है। ओके। और फीवर आता है तो फिर बताओ, और अगर बॉडी एक है तो सिंपल पैरासिटामोल भी ले सकते हो। अच्छा, आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपका नंबर? खुद को आइसोलेट कर लो। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। आपका नंबर? मेरा नंबर पवन जी से ले लो। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरे को एक्चुअली काफी दिन से फीवर आ रहा है, लगभग 8-10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तो फीवर मेरे को नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले करवाया था टेस्ट, कोरोना का पॉजिटिव हूँ मैं। 24 को रिजल्ट आया था उसका टेस्ट का, लेकिन अब मुझे ये कब तक, मतलब अब मुझे इतना ज्यादा नॉर्मल लग रहा है कि कुछ लग ही नहीं रहा, ना कोई फीवर आ रहा है 4-5 दिन से, कोल्ड तो था ही नहीं। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ जी, एक मिनट बोला। बुखार रहा लेकिन अब नहीं है, तो अब मैं क्या, मतलब कब तक क्वारंटीन रहूं, कुछ बताएंगे मेरे को कि कब तक मैं? आपको 24 को कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आई है मेरी। उससे पहले कितने दिन पहले? मेरे को ये 17-18 तारीख से था, एक हफ्ता 8-9 दिन पहले था। तो 17 तारीख हाँ जी, कम से कम अच्छा जी, ठीक है, बस तक क्वारंटीन रखो अपने आप। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने बोला आपका मेन पीरियड निकल गया है। अच्छा अच्छा, हाँ, आपका निकल गया, क्रिटिकल पीरियड इज गॉन। नॉर्मल बिहेव करूं? नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन अभी एक हफ्ता तो
ठीक है, वो तो मैं प्रिकॉशन ले लूंगी। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? Anyone else? Any more questions? हेलो मैडम, हाँ जी, अगर किसी को साइनस है, उसको बराबर सर्दी जुकाम रहता है, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कोरोना है या नहीं? सर्दी जुकाम बढ़ा है इस टाइम पे? बढ़ा तो नहीं है, लेकिन मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक मतलब 5-6 घंटे छींक वगैरह आती रहती है। हर चीज़ आती है, साल में पूरा साल आता है। पूरा साल तो नहीं आता, लेकिन जब भी सर्द गर्म होता है, जब मौसम चेंज होता है, तब ये ज्यादा होता है। दो बार कराया था, दोनों बार नेगेटिव आया था। अच्छा, तो तब क्यों कराया था? तब भी एज तक? नहीं, तब मुझे किसी और कारण से कराना पड़ा था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था, तो उन्होंने किया था। किसी और अभी कितने दिन से हो रहा है जुकाम ज्यादा? ये मुझे अक्सर ही होता रहता है, सुबह शाम अगर ठंड गर्म में लग जाए तो छींक वगैरह आती रहती है। आप किसी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हो? नहीं, अभी तो नहीं आया हूँ। जो सिम्टम्स आपको आते हैं उससे कुछ बढ़कर या अनयूजुअल सिम्टम तो नहीं आ रहे? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप आराम करो, कुछ नहीं करने की जरूरत आपको। ओके। फिर भी अगर किसी और को भी साइनस की दिक्कत हो, तो कैसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, डिटेक्ट करने के लिए तो टेस्ट ही है, चाहे रैपिड एंटीजन करा लीजिए, चाहे पीसीआर करा लीजिए अगर आपको डाउट आता है तो। अच्छा, उसके अलावा कोई लक्षण वगैरह? लक्षण तो मैंने पूरे टॉक में बताया है कि और कुछ नहीं है तो आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर पकड़ो, 6 मिनट चलो, देखो ऑक्सीजन गिर रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, खांसी बढ़ रही है या आ रही है, सांस फूलने में दिक्कत हो रही है या बोलने में दिक्कत आ रही है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आ रही है तो फिर नो लुकिंग बैक, फिर अपना टेस्ट कराओ। ठीक, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये जैसे आजकल बताते हैं पोल्यूशन है, तो आजकल वॉकिंग वगैरह मॉर्निंग में कर सकते हैं अकेले में? जैसे खाली सड़क होती है अर्ली मॉर्निंग, कहते हैं ना पोल्यूशन की वजह से। एज क्या है आपकी? एज क्या? 59। नहीं, मॉर्निंग में आप वॉक मत करो। ओके, तो घर में इंडोर नहीं, आपकी ये बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, दोपहर में कर लो, ठीक है। मॉर्निंग की हवा अच्छी नहीं है, ये आपके लिए सेफ नहीं है। एज भी आपकी साइड पे इतनी नहीं है क्योंकि एज भी आगे जा रही है, तो बेटर है, प्रिवेंटिव मेजर है, डरा नहीं रही हूँ, पर कौन करे कि मॉर्निंग मत करो। अच्छा, घर में कर सकते हैं सुबह एक्सरसाइज घर में करो, घर में जो मर्जी करो। अच्छा, ठीक है मैम। घर में योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। मैं एक चीज बताने भूल गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए आप लोग, ताकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। अपने अनुलोम विलोम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किसी भी तरीके का माइंड एक्सरसाइजेस आप करते रहिए। हाँ, प्राणायाम करता हूँ मैं सुबह 1 घंटा। हाँ, तो करो, बिल्कुल करो, बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब जी। और कोई? आई होप सब ठीक ठाक लगा और आई बहुत ही अच्छा था मैम, आपका बहुत अच्छा ढंग से समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव था, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। थैंक यू मैडम, थैंक यू मलिक जी मैडम, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर सेशंस। थैंक यू सो मच।